नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हमारी ये कोशिश होती है कि निवेश की भाषा आपको समझाई जाए ताकि आप आर्थिक आज़ादी की अपनी राह पर निकल सके, अपने हर आर्थिक सपने को पूरा कर सके। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप क्या है, कैसे बने बूटस्ट्रैप स्टार्टअप और किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल रहे हैं बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, जानेंगे हमारे शो में आज। बाजार की मौजूदा स्थिति में थीमेटिक फंड्स में निवेश कितना फायदेमंद, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। एसआईपी और एकमुश्त निवेश के बीच कैसे रखें तालमेल, जानिए इसका नुस्खा हमारे एक्सपर्ट से आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। 9619873567 पर आपको भेजने हैं अपने सवाल हमें। चलिए, जब बात आती है स्टार्टअप्स की तो 4 नाम जो कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप हैं उनका नाम आपको जहन में आता है। मैं बात कर रही हूँ फ्यूजन चार्ज, ज़ोहो, 42 गैस और ज़ीरोधा। ये 2022 के अब तक के प्रॉफिटेबल बूटस्ट्रैप स्टार्टअप हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किस तरह से शुरुआत की जाए, लेकिन हाँ, ये जो कामयाब बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स का हमने अभी जिक्र किया, इनकी कहानी अगर आपने पढ़ी है और इनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं तो कैसे आपको अपने कदम उठाने चाहिए इस ओर, इसी पर आज हम शो की शुरुआत करते हैं और इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर राजीव सजारिया जुड़ गए हैं। फाउंडर ऑफ एनआरआई चायवाला जगदीश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर मेरा सवाल राजीव जी से होगा। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स की मैं बात करना चाहती हूं, जहां पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप समझाइए। 4 बड़े स्टार्टअप्स का नाम मैंने लिया क्योंकि हमारे पास हर वो वजह है इनके लिए तालियां बजाने के लिए जिस तरह से इन्होंने कामयाबी के नए आयाम को छुआ है। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स जो इस माहौल में कामयाबी दिखा रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, फंडिंग को लेकर कई सारे सवाल निशान आ रहे हैं, लोगों को रोकने में, छटनी करने में तमाम तरह की दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी पहले सवाल पर ही आऊंगी, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप क्या होता है? कविता जी धन्यवाद। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण आज आपने टॉपिक लिया है। जब इंडिया और भारत सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है। जगदीश के पास मैं जाऊँगी बहरहाल अगला सवाल लेते हुए। जगदीश जी, वैसे तो आपकी कहानी से हर कोई वाकिफ़ है, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपको समझते हैं। आपकी कहानी हमारे शो पर हमारे दर्शकों को बताइए, उससे शुरुआत करना चाहती हूँ जो चर्चा करनी है आपके साथ। वेल सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखिए, मैं इसका सारा जो क्रेडिट देता हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने ऐसी पॉलिसी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी बनाई, जिससे इन्फ्लुएंस होके मुझ जैसा एनआरआई चाय वाला या एनआरआई जो है वो जो काफ़ी सालों से विदेशों में था, उसको एक रीज़न मिला, एक मौका मिला अपने देश भारत में आकर अपनी कुछ कार्य करके अपने ही लोगों को कुछ व्यवसाय देना और स्टार्टअप के ज़रिए अपनी आर्थिक दशा और देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग करना। तो स्टार्टअप इंडिया वो जो पॉलिसी अपने आप में बहुत ही बड़ी पॉलिसी है, जिससे कि हर कोई आज की डेट में आत्मनिर्भर बन सकता है। और आज का जो हमारा यूथ है, मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 के बाद में आज 2022 की मैं बात करता हूँ, तो हमारा जो यूथ है आज वो जॉब सेक्टर्स में जाने की वजह, उसके अलावा वो एक स्टार्टअप, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है। और ये सारा जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इतने सपोर्टिव सिस्टम बनाया है स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ताकि हर युवा जो है आत्मनिर्भर बन सके और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके।
चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। राजीव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं क्या? राजीव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपना जी जवाब आप जी जी। कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ, आपने पूछा था कि ये बूटस्ट्रैपिंग कंपनीज क्या है, स्टार्टअप जी, क्या है, तो जी, बड़ा सरल बिल्कुल। भाषा में बताना चाहूँ तो बहुत कम पैसे के साथ या बहुत कम रिसोर्सेज के साथ यदि कोई स्टार्टअप काम करना शुरू करता है जिसमें आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो वो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप कहलाएगा। और ये आज हिंदुस्तान में क्यों अति आवश्यक है इस पर काम करना, और क्यों आज के युवाओं को बूट स्ट्रैपिंग पर जाना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर आता है एक आइडिया के साथ और उसमें कॉन्फिडेंस होता है उसके पास, यदि वो टेक्नोलॉजी को लेकर के चल रहा है तो स्टार्टअप कहते हैं, हम कंपनीज में रजिस्टर हो जाता है और आज स्टार्टअप बढ़ गए हैं। लेकिन जो स्टार्टअप आ रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, ये दर उतनी ज्यादा नहीं है। उसमें सबसे बड़ी रीजन ये कहा जाती है कि उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत होती है, उनको इन्वेस्टमेंट की दिक्कत होती है, उनको एंजल इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, उनको वेंचर इन्वेस्ट कैपिटलिस्ट नहीं मिलते हैं, सरकार की सपोर्ट बहुत आ रही है, बहुत स्कीम्स हैं, इसी कारण ये सब बहुत तरक्की कर रहा है, फिर भी सबको वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो एक रास्ता है कि हम उस ओर देखें ही नहीं और जो हमारे अपने फंड्स हैं उनके माध्यम से करें। तो इसमें 3-4 प्रकार से लोग शुरू करते हैं। एक तो स्वीट करके होता है जिसमें कि हम लोग अपने एफर्ट्स को, अपनी सैलरी को, अपनी काबिलियत को, जो यदि हम कहीं और कर रहे होते जॉब और हमारा 30 लाख का 40 लाख का पैकेज होता, वो यदि हम अपना काम करने लगेंगे तो वो पैसा हमारा बचता है। दूसरा, हम अपने पेरेंट्स को भी अप्रोच कर लेते हैं और वहां पेरेंट्स का जो उनकी अपनी जमा पूंजी है और उसको भी वो अपने जो जिनके वो गार्जियन हैं उनको फंड कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है भरोसे की। कोई और आसानी से आपके आइडिया में भरोसा नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यदि हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है और वो आइडिया एक बड़े जनमानस में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, लोगों के जीवन को आसान बना सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के आइडिया के साथ लोग अपने मिनिमल रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका मुझे ध्यान में आता है कि ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरल और जो हमारे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने इस तरीके से किया, 4 नाम आपने बताए, लेकिन ये केवल 4 नाम नहीं है, इसमें से कोई 2003 में शुरू हुआ था, कोई 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन आज इनकी चर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनके लिए माहौल अच्छा मिला हुआ है। डेल कंप्यूटर्स भी एक है, मेटा भी एक है, एप्पल भी एक है, कलरेक्स है, कोको कोला है, हेवल एंड पैकार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी कहीं ना कहीं बूट स्ट्रैप्ड कंपनीज के रूप में आगे आए थे। यदि मैं बात करूं, ये जो 4 कंपनीज आपने बताई हैं, तो इनमें 2003 में ये फ्यूजन कार्ड शुरू हुई थी कलकत्ता में, लेकिन उसके बाद जो अभी पीछे 5-7 सालों में जो एक इकोसिस्टम मिला है, सरकार जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है, उसके कारण से आज इनकी चर्चा हम कर पा रहे हैं। जो हो 1996 में चेन्नई में इनका काम शुरू हुआ, लेकिन आज आपने इनकी चर्चा करी। 42 गियर्स 2009 में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, वहां शुरू हुआ और हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आज के यंगस्टर्स को यही अपील करता हूं कि आज हम लोग को लिमिटेशंस दिखाई पड़ती होगी, आपके पास यदि आइडिया है और आपके पास स्किल है और आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आज भारत में ये बिल्कुल सही समय है, जबकि हम लोग स्टार्टअप्स में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं, हमसे आगे केवल अमेरिका और चाइना है। आज हम लोग जितनी भी कंपनी शुरू हो रही हैं उनमें जो सफलता की दर है वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही कहना है कि जो आज आपने इस टॉपिक लिया, आज के यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, और निश्चित तौर पर उनको इसमें आगे आना चाहिए, और ये एक सफलता का बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें कि हम अपने सोर्सेज से कम फंड में काम शुरू कर सकते हैं। चलिए जगदीश कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, अब ये तो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम स्टार्टअप की दशा और दिशा फिलहाल देख रहे हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल से गुजर रही है। काफ़ी कुछ राजीव जी ने भी बताया है, लेकिन जिस माहौल में हम हैं उसमें प्रमुख तौर पर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है स्टार्टअप को, और किस तरह से हम दिक्कत के बादल मंडराते हुए देख रहे हैं इन पर? जगदीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
देखिए, सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूँ। जब हमारी 2015 में स्टार्टअप पॉलिसी आई, उससे पहले जो हमारे स्टार्टअप्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क में थे, 2015 में ये हाइलाइटेड हुए और उस जो 300-400 स्टार्टअप जो गुमनामी में थे, वो आज 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में चल रहे हैं और इंडिया जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर वो विश्व के अंदर तीसरे स्थान पे है। तो ये उन्नति है, ये प्रोग्रेस है। कमी जहाँ पर है वो है गाइडेंस की, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम स्टार्टअप्स है वो टायर 2 और टायर 3 सिटी से आते हैं और जिन लोगों को प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो स्टार्टअप जो है आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें किसी चीज में कोई बदलाव चाहिए, मैं जानता हूँ कि आज पैसे से ज्यादा अगर इंडिया को किसी चीज की स्टार्टअप में जरूरत है तो वो है प्रॉपर गाइडेंस की, एक डाउनलाइन सिस्टम की, कि जो इन्फॉर्मेशन, जो गाइडलाइंस, जो सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाती है वो एक बच्चे को पता हो, एक नीचे जो स्टार्टअप कर रहा है उसको पता हो कि मुझे कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सी सपोर्ट मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि भारत ही नहीं, कि आज की जो हमारा स्टार्टअप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। देखिए 2015 के बाद में हम 2020 में 2021 में हमने पैंडेमिक जैसा भी एक ईयर देखा, जिसके कारण जो विश्व के सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ जो है स्लो डाउन पे चली गई। उसके बावजूद भी हम आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और चुनौतियां हर किसी जगह होती है, लेकिन ये जो लाखों एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसको एक स्टार्टअप दूर कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो प्रोग्रेस एक भारतीयों ने और एक यूथ ने दिखाई है स्टार्टअप्स के अंदर, वो सराहनीय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जोश उमड़ रहा है और ख़ासतौर से आइडियाज़ के लेवल पर जो हम देख रहे हैं, काफ़ी क्रांतिकारी आइडियाज़ और काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज़ हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजीव जी, अभी भी मेरे ख्याल से जहाँ तक एक स्टार्टअप को सेटअप करने की बात है और उसे कामयाब बताने की बात है ना, एक गैप है। हालांकि उस गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, और तमाम जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कामयाबी की कहानी लिखी है, आप जैसे प्रोफेसर्स हैं, बिल्कुल सहायता कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और हर तरह की वो सुविधाएं दी जाएं जिससे आगे चलकर वो कामयाब बने। लेकिन जिस वैक्यूम का मैं जिक्र कर रही हूँ, अगर आप उसको समझा सकें कि वो कहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग है, फंडिंग को लेकर है, टेक्निक्स को लेकर है, प्रैक्टिकलिटी को लेकर है, एक्सपोजर को लेकर है, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक मानसिकता कॉलोनियल पीरियड में हिंदुस्तान की बनी, हिंदुस्तान कभी भी जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी नहीं होता था, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया गया। हिंदुस्तान हमेशा से औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था थी। 200-300 साल पहले हम जाते हैं तो पाते हैं कि पूरे दुनिया की जीडीपी का 1/3 से ज्यादा जो है भारत की तरफ से आता था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वो 0.5% के आसपास रह गया। वापस हम बढ़ रहे हैं, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मानसिकता गुलामी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में कहा कि जो हम लोग नौकरी के लिए ही पढ़ाई करने लगे, माँ बाप भी ये कहने लगे कि बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, आईआईटी कर लो, मेडिकल कर लो, एमबीए कर लो, अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो जब कभी कोई बच्चा आता है आगे, वो कहता है मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, अपना काम करूंगा, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करूंगा, समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, उसके दोस्त उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये काम शायद कठिन है, क्योंकि 50 साल आजादी के बाद, 60-70 साल का ऐसा माहौल रहा जब जिन लोगों ने कोशिश की उनके लिए बहुत दुविधाएं थी, असुविधाएं थी, चुनौतियां थी, और उनके कारण असफलता की दर ज्यादा थी, सफलता की दर कम थी। आज पिछले 7-8 सालों में माहौल बदला है। मैं देख रहा हूं, मैं एनसीआर में हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हूं। हमारा स्कूल एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व है, और मैं कई कॉलेजों में जाता हूं गेस्ट लेक्चर के तौर पर। वहां में जब यदि ग्रेटर नोएडा जा रहा हूं, पूरा रास्ता बड़े बड़े होर्डिंग से पटा हुआ है। पहले जो एडमिशन के लिए कंपनी, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो कहते थे मेरे बच्चों का 20 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है। आज वो बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे यहाँ का बच्चा पढ़ करके और स्टार्टअप खोला और उसके स्टार्टअप का 3 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का टर्नओवर है। ये कह करके अपने कोर्सेज को वो सेल कर रहे हैं। यानी आज माइंडसेट में बदलाव है। तो ये माइंडसेट का बदलाव की गति
जो बच्चों में, यंगस्टर में, उनसे उनके गार्जियन में भी जानी चाहिए। आज फिनटेक कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज हैं, फूड टेक कंपनीज हैं, ये जो गैप था, क्योंकि पहले जो डिजिटलाइजेशन पर बेस्ड सारी चीजें हैं, ई कॉमर्स पर बेस्ड सारी चीजें हैं। एक यदि मैं डाटा की बात करूं तो जितने स्टार्टअप हैं उसमें स्टार्टअप में करीब 65% स्टार्टअप ई कॉमर्स पर आधारित हैं। उसमें से और यदि हम आगे बात करेंगे तो फिनटेक, फाइनेंस की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी उस पर है। एजुकेशन की जो टेक्नोलॉजी आज आ गई है, जो कोरोना के बाद बहुत ट्रिगर करी है, तो उसमें आप देख रहे हैं जितने भी ऐसे वर्चुअल टीचिंग प्रोग्राम्स हैं, सारे यूनिवर्सिटीज उन पर जा रहे हैं। तो एडटेक, फूड टेक में हमें मालूम ही है कि कितने ऑनलाइन फूड की डिलीवरी, ऑर्डर्स, इन सबको हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक सिलसिलेवार योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने काम किया, उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया, डिजिटल इंडिया का मूवमेंट किया, ई कॉमर्स किया, जनधन खाते किए, सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा, और उस सब से हर आदमी के पास आज स्मार्टफोन है कहने को, और वो 4G 5G से कनेक्ट है। तो जब ये इंटरनेट की गति है, अवेलेबिलिटी है, उसके कारण ऐप बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो ये नई नई चीजों का बहुत बड़ा स्कोप, एक बहुत बड़ा संसार, जो नया संसार है एक आ रहा है। उस नए संसार के लिए उपभोक्ताओं की कमी नहीं है, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन एक आइडिया किसी के दिमाग में आता है और वो उसको पूरा करता है, ओला बन जाती है। लेकिन ओला बनती कैसे है, फिर उसको वो स्ट्रेटेजिक टाई अप करते हैं जनरल मोटर से, टोयोटा से। तो जो बूट स्ट्रैपिंग कंपनीज हैं, उनके लिए पहली एक शर्त ये होनी चाहिए कि उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस हो। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें मार्केट से पैसा नहीं उठाना है तो उन्हें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, अपना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ढूंढना पड़ेगा। यदि उसके बाद भी उनको लगता है कि अभी उनको कुछ है, देन दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट, वो प्री सेल कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को जिन लोगों को बेच रहे हैं उनसे एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो ये दूसरा उनको एक सूत्र है जिनके आधार पर ऐसी कंपनीज अपने फंड्स के लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं। तीसरा काम उनका कस्टमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, और उसमें हर स्टेप पर वो उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं, फॉर दैट कस्टमाइजेशन, कि हम आपके लिए ये करेंगे और इसके करने के लिए इन चीजों का ये इन्वेस्टमेंट है, आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण आपको वो जो लिमिटेशन है वो नहीं रहती। स्किल को हम लोग करते हैं। कभी कभी मैंने देखा ऐसे बहुत से केस आते हैं जहां लोग अपने जॉब में हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह में हैं, और वो 2-3-4 साल तक जॉब नहीं छोड़ते, पैरेलली समानांतर रूप से वो अपना एक स्टार्टअप चालू करते हैं। और उस स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप ऐसा है कि वो 10 से 5 नहीं चलता, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि वो सुबह ऑफिस खोला और शाम में, 24 घंटे 12 महीने 7 दिन चलने वाली ये एक्टिविटी है, जिसमें कि टाई अप्स हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं, सिनर्जीज हैं, और उन सबको नई टेक्नोलॉजी का समावेश है। और उस सबको करते हुए जब बंदा आगे बढ़ता है तो सफलताएं उसके चरण चूमती हैं। ऑलराइट, चलिए, काफ़ी विस्तार से राजीव जी, जगदीश जी, आपने इस पूरे मुद्दे पर बात की है। इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और पार्टिसिपेट किया हमारी इस मुद्दे में। लेकिन हम